अब हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे प्लिंटू पैरामाउंट बुक का, जिसका नाम है टेंस। देखिए, टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, यानी कि सिचुएशन और टाइम को। तो टाइम आपको पता चलता है टेंस की सहायता से, और सिचुएशन पता चलती है। तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मेन कॉन्टेक्स्ट जो है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का, वो टेंस उसका बिल्डिंग ब्लॉक आप समझिए। टेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों का फिर सब डिवीज़न क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पास्ट में ये चारों रहेंगे और फ्यूचर में भी सारे रहेंगे। और प्रश्न जो है वो हमेशा फॉर्मूला तथा कन्फ्यूजिंग जोड़े पर आधारित होता है। अब बात कर लेते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर क्या है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये हमारे कन्फ्यूजिंग पेयर हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। पहला है रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, आई कम हेयर डेली, नियमित कार्य, मैं रोज आता हूँ यहाँ। इरेगुलर एक्शन, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, अर्थक्वेक जापान में आते हैं। इरेगुलर एक्शन है, हमेशा नहीं मतलब रुक रुक के आते हैं। हैबिट्स, ही स्मोक्स, और यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब नोट करने वाली बात क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स के कमेंट्री भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं। आप कभी भी देखेंगे जो रनिंग कमेंट्री होती है स्पोर्ट्स की, वो हमेशा क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसकी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। हेयर गोज द बॉल, ये वाली बात। पीएम साइंस डील, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, निकट भविष्य, अगले ही हफ्ते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओनली। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में पहले डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर डू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट भी हम शुरू में लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम अथवा सिंगुलर हो तो अब यहाँ पे एस या ई एस का काम आएगा आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद देखिए एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट आ गया, डू की जगह डज नॉट, डजेंट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन फॉर्मूले को ऐसे का ऐसा आपको याद करना है। और ये आप ऐसे रट्टे मारने से नहीं, आप सेंटेंस फॉर्मेशन को जब ध्यान से देखेंगे तो अब आपको याद हो जाएंगे। अब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, वॉट ही नोज अबाउट यू, वट ही नोज अबाउट यू। अब इसको कैसे करा, वॉट डज ही नो अबाउट यू, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो WH फैमिली का जो वर्ड है वो हमेशा पहले आएगा। उसके बाद आपको डू या डज का प्रयोग करना है अपने सब्जेक्ट को देखते हुए। फिर है आई डोंट नो वॉट ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता वो आपके बारे में क्या जानता है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केस रिलेटेड टू रॉयट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, चेंज डू टू डज स्टेट्स। देखिए डज यहाँ पे क्यों आया ये समझने की जरूरत है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डज, डज नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, क्योंकि वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है, और हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ठीक है, अब हम स्टेट्स को देख के इसमें डू लगा दिया, लेकिन स्टेट्स को देख के नहीं,
इसका जो मेन सब्जेक्ट्स है अपील, यहाँ पे अपील मेन सब्जेक्ट है क्योंकि बात हो रही है अपील की। वो अपील है कि हमारे जो केसेस हैं दंगों से रिलेटेड वो एक जगह पे ला दिए जाएं, तो ये अपील सब्जेक्ट है। तो अपील के साथ क्या आएगा, डज, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, मतलब अपील ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखाई नहीं आपको देगा, आप बस महसूस कर सकते हो कि ये अपील है भाई। ऐसे कागज़ पे तो अपील है लेकिन समझ रहे हैं, वो वाली बात है। वाक्य एक या दो की व्याख्या आप कर लेते हैं। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करें। दूसरे वाक्य में व्हाट दो वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः व्हाट के बाद सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग करें, ना कि क्वेश्चन फॉर्म का। ठीक है, तो इसलिए आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की। जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, फिर सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। तो जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। आई सो यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देख लिया था लेकिन तुमने नहीं देखा मुझे। अब इसके फॉर्मूले बात कर लेते हैं। सिंपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखिए, डू को आपने डिड में बदल दिया, इसलिए वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब इसलिए इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट नोट आ जाएगा, या फिर आप डिडंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए, शुरुआत किससे हो रही, किससे हो, या तो इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इट्स टाइम यू शुड स्टडी, इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है, इस टाइम से हो रही है और सब्जेक्ट आ रहा है सीधा यू, तो अब आएगा सेकंड फॉर्म वर्ब का। लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद तो हमें पता ही है, टू के बाद तो आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश का यूनिवर्सल रूल है ये तो। इट्स टाइम टू स्टडी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यू डू कम हेयर एवरी डे, तुम यहाँ रोज आते हो। ही डिड मेक अ मिस्टेक। सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू, डज एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे यू डू कम हेयर एवरी डे। तो जोर दिया जा रहा है कि आप यहाँ रोज आते हो, यहाँ रोज चला आता है मुँह उठा के, ऐसी वाली बात हो रही है यहाँ। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, भूतकाल के समय का। आई हैव कम येस्टरडे नहीं, आई केम येस्टरडे होगा, क्योंकि भूतकाल के समय का उल्लेख हो रहा है। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। क्या कहता है सिंपल फ्यूचर, जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल है, वर्ब वन है प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए, कोई भी फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टेंसों के हिसाब से इसको बदल देना है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज है, आपके सिंपल पास्ट में डिड है और सिंपल फ्यूचर में शैल और विल है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है या मोडाल से शैल या विल, उसके बाद नोट आ जाएगा, वर्ब से पहले नोट आएगा, ये बात ध्यान वाली है। ठीक है, या उसमें हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं, शैल नोट या विल नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शैल नोट, वुड नोट प्लस विल नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल का प्रयोग मोडाल्स में विस्तार से बता दिया गया है, वो हमने सीख भी लिया है। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अभी हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग नाउ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको।
अब है आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, अब मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के भी हो रहा है। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, जो तटीय इलाके हैं वो पानी से मतलब डूबते जा रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, अब हमें दिख नहीं रही है लेकिन बढ़ तो रही है और हमें पता भी है कि बढ़ रही है, तो इनको भी हम कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूले में ही रखेंगे और कॉन्टिन्यूस ही बनाएंगे। निकट भविष्य में होने वाली किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो अब कल की बात है, कल ही जाऊँगा, आने वाले कल में ही जा रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट में भी हम निकट भविष्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर देते हैं और सिंपल ये अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। अब इसका एक बार फॉर्मूले पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है कॉन्टिन्यूस की, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर है आई एन जी कॉन्टिन्यूस में लगता ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और मेन वर्ब से पहले नोट लग जाएगा और बाकी सब सेम है। और या फिर इजेंट या आरेंट या एम नोट लगा लीजिए और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हम इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। या फिर हमें कोई ऐसी बात कहनी होगी जो शुरू में ही मना करने वाली होगी, तो इजेंट आरेंट या एम नोट वाली बात को शुरू में ही लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा, एम नोट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरेंट का प्रयोग किया जाता है। आई एम फाइन, आरेंट आई, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एम नोट का नहीं है, तो ये भी बात हम ध्यान रखेंगे। इज एम आर का प्रयोग, इज जो है ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। एम सिर्फ एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगाया जाता है और किसी के साथ नहीं, और आर जो है प्लूरल के साथ और यू वी दे ऑल के साथ, ठीक है। माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए क्लास, ये इज़ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको इन है ये, तो क्या है, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल। अब ये क्यों आया, क्योंकि ये जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ना करें बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कि बस 2-3 दिन 4 दिन के लिए रहा। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम नाउ डेज, अब मैं 2 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब ये रूटीन नहीं है, 10 साल 15 साल वाला रूटीन नहीं है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, जो भूतकाल में हो रहा था, मैं आपकी वेट कर रहा था। अब इसका क्या है, पास्ट में क्या है, वाज वर है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, ये इज एम आर का ही पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही उसमें हम नेगेटिव में नोट लगा देंगे, या वाजेंट या वर नोट करके वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वाज वर पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। अगर इंटरगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगाना है। वाजेंट आरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं वाज वर का प्रयोग। वाज का प्रयोग कि जैसे इज का प्रयोग है वही सेम है वॉज का प्रयोग, ही शी इट नेम सिंगुलर और आई के साथ। वर का प्रयोग क्या है, यू वी दे प्लूरल ऑल के साथ। अच्छा, पास्ट में एम का वाज ही हो जाता है, तो हमेशा आई ही लगता है, वो आई के साथ वॉज ही लगता है, ठीक है। वर यू वी दे प्लूरल ऑल के साथ। काल्पनिक वाक्यों में भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब में। अगर काल्पनिक वाक्य है, इमेजिनरी वाक्य, जैसे पहले ही बताया था इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे वाक्यों में हमेशा वर ही लगाना है हमें। अब आ गया आई विश आई वर अ बर्ड, मैं इच्छा रहती है कि कभी कभी मैं बर्ड होता। ही प्रिटेंडेड एज इफ़ ही वर स्लीपिंग, उसने ऐसा ढोंग किया कि जैसे वो सो रहा था। देखिए अब ही के साथ भी वर लग गया, क्योंकि काल्पनिक वाक्य है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हम इसी समय अगले महीने एग्ज़ाम दे रहे होंगे।
तो पॉजिटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। अब देखिए फ्यूचर में क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है जो मोडाल्स की तरह यूज़ होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, अब इसके साथ बी जुड़ता है जो इज एम आर का फॉर्म है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल प्लस नोट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर। ऐसे ही सब्जेक्ट शैल नोट विल नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बी से पहले रहेगा हमेशा नोट। ठीक है, ऐसे ही इसमें विल नोट शैल नोट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, देखने वाली, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकग्नाइज। ये हैं जिनको कभी भी हम कॉन्टिन्यूस में नहीं दिखा सकते, जैसे सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग। हियरिंग एक अलग नाउन हो जाता है, जैसे कोर्ट की हियरिंग होती है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता आई एम हियरिंग यू, नहीं, जज बोल सकता है वो बात, आई एम हियरिंग द नेक्स्ट केस। ठीक है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जैसे थिंक, नो, नाउ, आई नो यू, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। वर्ब्स शोइंग पोजेशन own, have, belong, comprise, possess, contain, consist. Verbs expressing feeling or state of mind, believe, like, dislike, love, adore, want, wish, desire, hate, agree, trust, imagine. Verbs in general, look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, become, hope, refuse. अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ओइंग अ कार, नहीं, ही ओन्स अ कार। ठीक है, द हाउस इज़ बिलोंगिंग नहीं आएगा, बिलोंग्स टू मी आएगा। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग, मीनिंग कुछ नहीं, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, नो, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। ठीक है, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना, एन्जॉय करना, तो हैव में आईएनजी का जुड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर अधिकार है तो वो पोजीशन है, और जब पोजीशन होती है तो हमने देखा ही है वर्ब शोइंग पोजीशन में आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ये सही है क्योंकि मैं एक खाना खा रहा हूँ, केक खा रहा हूँ। आई एम हैविंग अ कार नहीं है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एक्सेट्रा जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। देखिए, अगर हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग भावनाओं को दर्शाते हैं, मतलब अगर हम अपनी भावनाओं को दर्शा रहे हैं तो इनको आईएनजी लगाया जा सकता है। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा था कि तुम सही हो, नहीं, आई थिंक यू आर राइट, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाव है। ठीक है, इट वॉज अपीयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, नहीं, इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, अब भाव है। अब बात करते हैं सेकंड की, जीरेंट एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, जीरेंट एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। गेटिंग अ जॉब इज ईजी नाउ अ डेज, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, विस्तार से जानकारी के लिए वर्ब एडवांस देखेंगे बाद में। अब बात कर लेते हैं आगे थर्ड रूल की, सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना ही चाहिए। बैट्स आर कैपेबल ऑफ, अब प्रीपोजिशन आ गई तो यहाँ पे हियरिंग आएगा, द अल्ट्रासोनिक वेव्स, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अभी अभी हाल फिलहाल में जो ख़त्म हो रहा है
ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो अभी अभी दिल्ली आया है। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जब सिर्फ काम महत्वपूर्ण है, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, कब से कब तक नहीं, भाई हमने प्रोग्रेस किया है वो मेन है। वी हैव रीच द मून, कब पहुंचे थे ये नहीं, मून पे जाना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, अच्छा देखिए परफेक्ट में क्या रहता है, हैज़ और हैव रहता है, पास्ट में ये हैड हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मूले की, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हैज़ेंट या हैव नॉट लगा सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क को मतलब इंटरोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ फिर सब्जेक्ट फिर नोट, या हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव का प्रयोग कैसा है, जैसे ईज का था, जैसे वास का था, ऐसे ही हैज़ का है। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ और हैव आई वी दे यू प्लूरल ऑल के साथ। अंतर देखें, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें बहुत सारी इन्वेंशंस दी हैं। वी हैव रीच्ड द मून, हम मून पर पहुंच चुके हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब समय का बोध हो गया है। वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, अब समय का बोध हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। डेट गलत है इसलिए गलत नहीं हो रहा है वो, ठीक है। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग्स ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। वी रीच द मून ऑन इतनी तारीख को। आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हेयर, ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब होंगे के बाद हैड मेन वर्ब होगा का प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में फिट होते हैं, ठीक है। सामान्यतः रिसेंटली ऑलरेडी येट सो फार का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस नेगेटिव में होता है। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट प्रेजेंट परफेक्ट, और ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, रिसेंटली ऑलरेडी येट सो फार। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो सिंस के पहले क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई हैवेंट सीन हिम प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस आ गया, ही लेफ्ट इंडिया, सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मोडाल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड, मे हैव, ठीक है, सिंस शी लास्ट सॉ हिम। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आएगा। अगर सिंस का प्रयोग शुरुआत में कर लिया तो सिंपल पास्ट भी जब ही आएगा, क्योंकि सिंस के बाद क्या होना है, सिंपल पास्ट होना है। तो अब ये फिर उससे आगे चला जाएगा। सिंस ही जॉइन द आर्मी सिंपल पास्ट, ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। नीचे दिए गए विभिन्न वाक्यों को देखें। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर फ्लेड, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर हैड फ्लेड। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, नहीं, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, नहीं, बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. ये सही है। अब पहले वाक्य का फॉर्मेशन कैसे है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में है, फिर बिफोर है, फिर सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में है, ठीक है। पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, आई हैड सीन हिम बिफोर। अब सेकंड एक्शन क्या है, बिफोर के बाद ही स्टॉप्ड हिज कार। द्वितीय वाक्य का फॉर्मेशन कैसा है, बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में है तो जैसे सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट ही आएगा ना, ऐसे बिफोर के बाद भी पहले ये जो है सिंपल पास्ट ही आएगा। शुरू में है तो सेकंड एक्शन जो है सिंपल पास्ट में, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोवर
हैड फ्लेड, फर्स्ट एक्शन फिर पास्ट परफेक्ट में हो गया, क्योंकि पहले रोबर भाग चुका है, उसको समझ बाद में आया है। ठीक है। तीसरे वाक्य में कैसा है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट है, उसके बाद आफ्टर है, फिर फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट है। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो आफ्टर के बाद क्या है, हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर से पहले आएगा सिंपल पास्ट, लेकिन बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में आएगा सिंपल पास्ट। चौथे वाक्य का देखिए, बाय द टाइम आया, फिर सेकंड एक्शन पहले आ गया सिंपल पास्ट, और फिर फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट आया। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ये रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जब एक के बाद एक काम हो रहे हो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पास्ट में हैड होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट फिर है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैडंट। ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे ही हैड प्लस सब्जेक्ट फिर नोट आ जाएगा, या हैडेंट या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखने वाली बात क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब वाक्य नंबर 5 क्या था, जो आनंद रीच अपने गांव गया था और उसकी खबर पहले आ गई थी। तो व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम। जब आनंद गांव पहुंचा सिंपल पास्ट, तो पाया कि उसके बारे में जो न्यूज़ थी वह उससे पहले पहुंच चुकी है। प्रिसीड का अर्थ क्या है, से पहले है ना। अगर कोई एक्शन सिंपल पास्ट से पहले होता है तो वह पास्ट परफेक्ट में होता है, अतः न्यूज़ का पहुंचना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो पहला ही एक्शन है ना, न्यूज़ तो पहले ही पहुंच गई है, सेकेंड एक्शन वो बाद में आया है। अब बात करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तुम इस समय तक अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा। नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन देखें। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। अब ये सिंपल प्रेजेंट में आया है। फिर जो पहले भी बताया था मॉडल्स पढ़ाते समय भी, कि हमें क्या आदत होती है कि दोनों काम हम फ्यूचर में कर देते हैं, हिंदी में नहीं। पहले तो वो स्टेशन जाएगा तभी तो ट्रेन जा चुकी होगी। तो ये है बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट और फिर फ्यूचर परफेक्ट आता है। फॉर्मूला वही है इसके। देखिए विल और शैल तो छोड़ना ही नहीं है फ्यूचर में कभी भी, जो भी चाहे सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो। अब इसके साथ फॉर्म्स जो हैं विल शैल के बाद वो लगती रहती हैं। जैसे कॉन्टीन्यूस में बी लगी थी, इसमें हैव लगेगी। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी जो मेन याद है। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट आ जाएगा हैव से पहले और विल शैल के बाद। ठीक है। कोई और इंटरोगेटिव में विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट और हैव से पहले नोट, और विल नोट शैल नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अंतर देखते हैं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। तो पहला काम कौन सा हुआ था, ट्रेन छूटने का। ट्रेन निकल गई थी, मैं बाद में पहुंचा। यहाँ पे ये है कि मैं जब पहुंचूंगा तब तो ट्रेन निकल चुकी होगी, तो मैं पहले पहुंचूंगा तो सही, ये वाली बात हो रही है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब कुछ दिन पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। और दिल्ली में तो काफ़ी समय से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, और लेकिन अभी भी रह रहा है, तो इसलिए आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हैज़ हैव है, इसके साथ बीन लगाना है हमें हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और 4 सिंस प्लस टाइम है। अब इस 4 सिंस का भी हम आपको बताएंगे
सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन। अच्छा, बीन से पहले नोट है, जैसे बी से पहले नोट था, ठीक है, ऐसे ही इसमें है। इंटरोगेटिव में हैज़ हैव पहले है, सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट, फिर नोट है, फिर बीन है, फिर वही जैसे नेगेटिव बना था हमारा, उसमें इंटरोगेटिव और जोड़ देना है, ठीक है। अब हैज़ नोट या हैव नोट, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। आई एम टीचिंग यू सिंस एन आर नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आर। फोर, जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फोर का प्रयोग करें। फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स, समय की अवधि, समझ रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड, ड्यूरेशन दी हो आपको, अगर ड्यूरेशन अगर आपको दी है, ड्यूरेशन, तो हमेशा आपको 4 लगाना है। फॉर 5 डेज, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 वीक। जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तब सिंस का प्रयोग करें, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बताया है कि इस पॉइंट से शुरू हुआ है टाइम के, सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, मंडे फिक्स है, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से समय की शुरुआत हुई, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं सिंस का प्रयोग। कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं जीवन की अवस्थाओं के साथ सिन का प्रयोग होता है। सिंस का कैलेंडर, डेज, डेट्स, ईयर, मंथ्स, ओकेजन्स, क्लॉक, 7 o'clock, 8 o'clock, स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडोलोसेंस, पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, इनके साथ क्या होगा, हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ख़त्म हो गया, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट में ही शुरू हुआ, चला भी पास्ट में ही, और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा था। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पास्ट परफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। बस 2 चीज़ बदली है, वो है हैड, बस सिर्फ एक चीज़ बदली है, वो है हैड। बस हैज़ हैव की जगह हैड लगा दो, सेम फॉर्मूले हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के थे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे दिल्ली में रहते रहते 5 साल हो जाएंगे इस साल के ख़त्म होने तक। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए बस शैल और विल अलग लगा है, बाकी हैव बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी लग रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो बस हमें शैल और विल का ध्यान रखना है, बाकी सब फॉर्मूले सेम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नोट्स के। जिन वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। अगर ऐसे वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित करते हैं। आई एम नोइंग यू, आई नो यू। अगर ऐसे वर्ब्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उन्हें प्रेजेंट टेंस में परिवर्तित कर दें। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, नहीं, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। फोर सिंस का प्रयोग परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होना चाहिए। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम इसके स्पॉटिंग द एरर कुछ हम कर लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं।
अब हम इसमें सारे नहीं करेंगे, कुछ 10-12 सवाल देख लेते हैं और फिर चलते हैं आगे अगले चैप्टर पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है आपको तुरंत पता चल जाएगा, वो है 20 ईयर्स ए पार्ट में, क्योंकि देखिए 20 साल एक पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। अब देखिए इसके सीधी सी बात है, तीसरे पार्ट में एरर है। कैसे? वेयर हैड ही गॉन, अब यहाँ पे आना चाहिए था ही के बाद हैड, वेयर ही हैड गॉन, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इंटेरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो इन पंक्चुएशन मार्क्स का भी हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। थर्ड क्या है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। अब देखिए फॉर मोर देन 3 ईयर्स है, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी है, तो यहाँ आई एम नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, अब जबकि आएगा वेयर ही कुड हैव गॉन, क्योंकि ये इंटरोगेटिव तो नहीं है, फुल स्टॉप है बाद में, तो कुड को ही के बाद लगा दो, सेंटेंस ओके हो जाएगा। फिफ्थ है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। देखिए इसमें क्या है, वही रूटीन एक्शन, फर्स्ट और सेकंड एक्शन की गड़बड़ है। अब हमें वो पकड़ना है कि वो गड़बड़ कहाँ है। बाय द टाइम आया हुआ है, वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, हमें जब टिकट प्राप्त हुए, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पे शो वॉज नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि हम देखा है कि पास्ट टेंस में जब दो कार्य एक के बाद एक के पहले हों तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है पहले होने वाला कार्य, तो ये पहले होने वाला कार्य है, क्योंकि पिक्चर तो मतलब अपना शो तो चल चुका था, तो द शो हैड ऑलरेडी बिगन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वाज की जगह हैड लगा लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। देखिए दो लगातार फ्यूचर टेंस नहीं होंगे, बाय द टाइम आया तो पहला जो एक्शन है, मतलब जिस काम पे निर्भर करेगा, वो हमेशा कौन से में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, ये बताया ही था। तो बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स हो जाएगा, विल हटा दीजिए बस इसमें से, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब क्या है सेवंथ, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए गौरी ने क्या किया है, सिंपल पास्ट सेकंड एक्शन है और पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन है, पहले वो जा चुका है उसके बाद नाम बताया है, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट आएगा, हैड आ जाएगा यहाँ पे। 8th क्वेश्चन क्या है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब देखिए इसमें आपको तुरंत आप पकड़ लेंगे कि सेंचुरीज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे 4 आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, सिंस हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। 9th क्या है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। अब देखिए बिगेन टू कैच अप विद हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना हेड के बाद, तो बिगेन नहीं है, बिगन है, बिगन, बिगिन, बिगैन और बिगन, ये बिगन जो है थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका ध्यान रखना है। 10th, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब देखिए मैरिज हॉल के बाद हमें वॉज का प्रयोग लगाना पड़ेगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये आएगा। ठीक है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब आई हैव पास्ड नहीं, आई पास्ड, क्योंकि आपको इस अंदर परफेक्ट घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है,
आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। जो काम ख़त्म हो चुका है, बस अब तो चल नहीं रहा है, ख़त्म हो गया है वो। 12th है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने कोई ब्राइब नहीं ली है। तो ही डिड नॉट टेक के जगह पे ही हैज़ नॉट टेकन आएगा, क्योंकि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, बस। तो आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, ठीक है सर। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा।